दुनिया में बात करें अगर तो दो ही चीजों का ज्यादा सेवन होता है, दैट इज इंडिया जो है बेटा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, बाजरे का, यानी कि सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ होता है, इंडिया में होता है। अब देखो पल्सेस क्या होती हैं, दालें होती हैं, सब कोई घर में दाल खाता है। मम्मी कौन सी दाल अक्सर बनाती है, कौन तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा कौन सी दाल बनती है, मुझे बताना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार आईसीएसई वाला यूट्यूब चैनल पर। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW। तो यार देखो दिवाली की छुट्टी हो गई है, सेलिब्रेशंस हो गए होंगे, सब कुछ खत्म हो गया होगा। नाउ द टाइम हैज स्टार्टेड जहां पर आपको अब सीरियसली हेड डाउन करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि साल भर की छुट्टियां खत्म हो चुकी है। नाउ यू हैव टू बी सीरियस फॉर योर बोर्ड्स। आपके सिर्फ 90 दिन बचे हैं आपके बोर्ड्स में आपको अपीयर होने के लिए। 90 दिन से भी अब कम ही टाइम बचा हुआ है। सो नाउ सीरियसली आपको रिविजन करने की जरूरत है। तो इस रिविजन के लिए हम चला रहे हैं हमारी एक माइंड मैप सीरीज, जिसमें आज मैम एक और नया टॉपिक लेकर आई है एग्रीकल्चर का ही, एंड दैट इज एग्रीकल्चर पार्ट 2, दैट इज फूड क्रॉप्स। आज के इस लेक्चर में हम फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया था, मैंने उसमें आपको बताया कि भाई एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट होती है, फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है ना। एग्रीकल्चर कितने तरह की होती है, सब्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, शिफ्टिंग, है ना, कई तरह की मैंने आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी पढ़ाई थी। आज बेटा हम एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, इसका भी थर्ड पार्ट और आएगा, दैट विल बी एग्रीकल्चर 3। एग्रीकल्चर 3 एंड 4 आपका कंबाइंड होगा, ठीक है ना। वो आपके कैश क्रॉप्स के तो जो टॉपिक्स है वो कंबाइंड होंगे। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर, फटाफट से रिवाइज करते हैं और जो मेन चीजें हैं वही मैम आपके लिए लेकर आई है और आप पर हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे वन शॉट में इसको हम करने वाले हैं आज के इस पूरे चैप्टर को। ओके द टॉपिक इज एग्रीकल्चर, फूड क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू रिलेट बाय दिस फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश क्रॉप, एक होता है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप का मतलब जिनका हम सेवन करते हैं, जिनको हम खुद खाते हैं, उगाते हैं, खुद खाते हैं, वो हो गए हमारे फूड क्रॉप्स, हमारे खाने के लिए, है ना। लेकिन कैश क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप होता है बेसिकली ये वो क्रॉप्स होते हैं जिसको हम उगाते हैं सेल करने के लिए, है ना। जैसे शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, है ना, रबर हो गया, टी हो गया, ये हमारे कैश क्रॉप्स है। लेकिन फूड क्रॉप्स राइस, व्हीट, मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, ये सब हमारे फूड क्रॉप्स है, ठीक है ना। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, दिस इज योर व्हीट। क्या दिख रहा है बेटा, ये व्हीट है। अब व्हीट के बारे में कितनी कितनी चीजें आपको याद करनी है, सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको इसमें और भी कुछ आगे नहीं पढ़ना है। जैसे बेटा आपको ये याद करना पड़ेगा, इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर राइस, ठीक है ना भाई। पूरी दुनिया में बात करें अगर तो दो ही चीजों का ज्यादा सेवन होता है, दैट इज राइस एंड व्हीट, गेहूं या चावल, ठीक है ना। ओके अगर हम बात करें टोटल क्रॉप एरिया अपनी कंट्री में, तो 14% हमारे देश में टोटल एरिया पे, जितना भी टोटल एरिया है उसके 14% पर हम क्या कर रहे हैं, हम राइस की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में 12% व्हीट होता है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी व्हीट हो रहा है उसका 12% इंडिया में होता है। एंड इंडिया जो है बेटा इट इज सेकेंड आफ्टर चाइना। अब देखो यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन मिली, एक तो भाई हु इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, तो आप बोलोगे चाइना। इंडिया कौन से नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो यही आपको रखना है, याद रखना है, रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन व्हीट प्रोडक्शन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है बेटा, देखो मैं आपको बताऊं, व्हीट हमेशा ग्रो होता है किसमें, मॉइस्ट क्लाइमेट में, है ना। देखो मैं आपको बताऊं, कैन बी ग्रोन इन वेराइंग कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल, ग्रोज बेस्ट इन कूल, यानी ठंडे मौसम में व्हीट को हम उगा सकते हैं, मॉइस्ट क्लाइमेट हो, एंड राइपन्स इन वार्म, यानी कि सर्दियों के टाइम पर इसको बोया जाता है, इसकी फसल लगाई जाती है और गर्मी आते आते तक इसकी फसल तैयार हो जाती है, ठीक है ना। ड्राई क्लाइमेट में इसकी फसल तैयार हो जाती है, मॉइस्ट क्लाइमेट में इसको सो किया जाता है। यूजुअली बेटा इसको अक्टूबर में सो कर चुके होंगे और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है, ठीक है ना। इन साउथ की बात करें, इट्स ग्रोइंग पीरियड इज शॉर्टर देन द नॉर्थ एंड देयर इज हार्वेस्टेड एट बाय द एंड ऑफ द जनवरी। साउथ की कंपैरिजन में, अगर नॉर्थ की कंपैरिजन में साउथ की बात करें तो साउथ में क्या होता है, साउथ में जो उनका ग्रोइंग पीरियड है वो छोटा होता है। यहाँ पर फसल जो है वो मार्च अप्रैल में नहीं आकर बल्कि जनवरी में ही काट दी जाती है, ठीक है ना। चलिए टेम्परेचर क्या होता है बेटा, क्योंकि ये केराबी क्रॉप है तो यहाँ पर आपको विंटर में इसको बोना पड़ता है, सोन जस्ट बिफोर द विंटर, यानी अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर में तब सर्दी तो होती नहीं है, तो उससे पहले इसको बो दिया जाता है, सोन कर दिया जाता है। जब टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक का ये टेम्परेचर होता है। और जब इसको हार्वेस्ट करने का टाइम आता है, यानी कि जब इसको फसल काटने का टाइम आता है, तब टेम्परेचर होना चाहिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। जितने पॉइंट्स यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ उतना ही आपको यहाँ पर लर्न भी करना होगा। ओके आगे बात करें, अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी या बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो वो व्हीट के लिए अच्छी चीज नहीं होती है, उसमें फसल जो है वो खराब हो जाती है।
पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो रेनफॉल की बात करें, कितनी रेनफॉल चाहिए होती है? 80 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। अब देखो सर्दी के टाइम पर इसको हम सो करने जा रहे हैं, सर्दी के मतलब पहले, ऑब्वियसली अक्टूबर में इतनी रेनफॉल तो होती नहीं है, तो कम रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ 80 सेंटीमीटर की रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। मेन ग्रोइंग रीजन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेयर अबाउट 12.5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन विंटर मंथ्स। और अगर हम अपने नॉर्थ वेस्ट की बात करें, ये पंजाब वगैरह की बात करें, तो वहां पर कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 12.5 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है इन विंटर मंथ्स, यानी कि जाड़े के टाइम पर, दैट इज जनवरी एंड फरवरी। अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी जैन फेब में भी बारिश हो जाती है ना। हम क्या कहते हैं, अरे यार ये तो बिन मौसम की बरसात है। वो बिन मौसम की बरसात नहीं है, याद करो क्लाइमेट बढ़ाया था मैंने, दैट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो सर्दियों में हमारे इंडिया में एंटर करते हैं और हमारे देश में पानी लेकर आती है, ठीक है ना। तो रेनफॉल कितनी? 80 सेंटीमीटर की रेनफॉल मात्र इनको चाहिए होती है। ओके, आगे बात करते हैं सॉइल कैसे चाहिए होता है बेटा। दे ग्रो बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी एंड क्लेई सॉइल, ठीक है ना। ये सॉइल इसके लिए बेस्ट होता है, ठीक है ना। जो हम कॉमन ब्रेड खाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, अगर हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इसको बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है ना। ये कहां पर ग्रो होता है? अलूवियल सॉइल में ग्रो होता है, जो कि आपको ग्रेट प्लेन्स में मिलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेंगे। वेराज अगर हम मैक्रोनी की बात करें, भाई सभी ने मैक्रोनी खाई हुई है, उसका क्या नाम है? ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है ना। ये ग्रो करता है बेटा बेस्ट ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, जो कि आपको सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है बेटा ट्रिटिकम डिकोकम, ये ग्रो करता है बेस्ट रेड सॉइल में, जो कि आपको नीलगिरीज में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सॉइल है किसकी? व्हीट के लिए। व्हीट के लिए कहां से कौन कौन सा सॉइल सूटेबल है? ओके ना, क्या क्या स्टेप्स होते हैं बेटा? सबसे पहले देखो क्या होता है, सोइंग होती है। बहुत जनरल चीजें हैं बेटा, सोइंग होती है, ऑब्वियसली बात है। सबसे पहले बीजों को हमें सो करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, मिट्टी में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फील्ड्स को बेटा प्लाव करते हैं। प्लाव का मतलब होता है जुताई करी जाती है और मिट्टी को ऊपर नीचे फर्टाइल मिट्टी को तैयार किया जाता है ताकि फर्टाइल हो सके मिट्टी, ठीक है ना। एंड प्लूराइज सेवरल टाइम्स। प्लूराइज का मतलब क्या है? बहुत बार उसको जोता जाता है ना। आपने देखा होगा ट्रैक्टर से उसको करते हैं, बैलों की हेल्प से करते हैं, ठीक है ना। सीड को सो करने से पहले सोइंग कैसे करते हैं बेटा? या तो ड्रिलिंग के मेथड से करते हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से करते हैं। ड्रिलिंग का मतलब क्या हो गया? ड्रिलिंग का मतलब हो गया कि भाई जो आपने ट्रैक्टर ले रखा है, उसी में आपने जो उसकी जो पीछे जो मशीन लगी होती है, जो मिट्टी को जो मिट्टी को तैयार कर रहा होता है, उसी में फंसा देते हैं। या फिर ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ऐसे करके सीड्स को फैला दिया जाता है, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर कितने दिनों में यहाँ पर जर्मिनेशन होता है? पत्ती कब निकलती है? रूट्स कब डेवलप होती है? 3 से 4 दिन में यहाँ पर रूट्स डेवलप हो जाती है, 3 to 4 days, ठीक है ना। कितनी हाइट आती है बेटा? मात्र 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर की इनकी हाइट आ जाती है। एंड नीड्स गुड इरिगेशन, इनको अच्छे पानी चाहिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा वीट ग्रो करे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अच्छा इरिगेशन देना पड़ेगा। इफ डज नॉट रेन इन दैट टाइम, उस टाइम पर अगर बारिश नहीं है तो आपको इन्हें अच्छी इरिगेशन देनी पड़ेगी। ओके, देन रिक्वायर लो टेम्परेचर। ये तो आपको पता है कि भाई जब उसको बोना है, जब उसको बोने का टाइम आया है, तो फिर टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर इज मोर सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेन रेदर देन फास्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो ये कह रहा है कि धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, वो व्हीट के लिए सही है, ना कि एक बार की बढ़ जाए, है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पर व्हीट को सो कर दिया जाता है, ठीक है ना। प्लांट नीड्स 3 to 4 टाइम्स इरिगेशन ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। तो जिस टाइम ये फसल जो है लगाई होती है, ग्रो कर रही होती है, उस टाइम उन्हें 3 से 4 बार इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, 3 से 4 बार पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब हमारा क्रॉप तैयार हो गया है सोइंग के बाद, अब आता है बेटा हार्वेस्टिंग। हमारा क्रॉप तैयार हो गया, 3-4 दिन में पत्ती निकल आई, पत्ती निकलने के बाद उसकी हाइट आ गई 15 से 20 सेंटीमीटर, टेम्परेचर कम चाहिए होता है और हमने उसको इरिगेशन दे दिया, पानी दे दिया, तो वो पेड़ जो है हमारा बन गया, ठीक है। अब आती है हार्वेस्टिंग का टाइम। तो आपको पता है भाई हार्वेस्टिंग होती है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, ठीक है ना। तो ये पक जाती है, फसल मार्च में पक जाती है और अप्रैल में आकर इसको काट दिया जाता है। और खास तौर से इसका इस्तेमाल सिकल से किया जाता है। सिकल, यू नो व्हाट इज अ सिकल? आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, बट इट इज समवॉट लाइक दिस, ठीक है ना। ऐसा सिकल होता है, उसको ऐसे करके काट देते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉप ट्रैम्पल अंडर द बुलक्स फीट, ठीक है ना। मतलब जो अनाज निकला है, जो आपने काटा है, अब उसमें से आपको गेहूं निकालना है ना। तो गेहूं निकालने के लिए क्या होता है? बैलों को चलवा देते हैं खेतों में, ताकि जितना भी भूसा है वो अलग हो जाए और गेहूं अलग हो जाए, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। इसका इस्तेमाल करते हैं ग्रेन को अलग करने से। किससे? हस्क से, यानी भूसे से ग्रेन को, व्हीट को निकालने के लिए थ्रेशिंग का इस्तेमाल करते हैं। थ्रेशिंग क्या होती है कि बैलों को चलवा देते हैं फसल पर, जिससे कि बैलों के पैर की वजन
वजन की वजह से फसल अलग हो जाएगी और भूसा अलग हो जाएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। हाउएवर पंजाब में क्या होता है, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में क्या होता है बेटा, अब जो है थ्रेशिंग जो है वो मशीन थ्रेशर से होने लगी है, हार्वेस्टिंग भी हो चाहे थ्रेशिंग भी हो, ये अब मशीन से होने लगी है, अब सिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। कौन से 5 लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं व्हीट के हमारे इंडिया में, तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब आता है बेटा आपका दूसरा क्रॉप, और ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज योर मिलेट्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मिलेट्स। ये आपको दिख रहा है मिलेट्स है। मिलेट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये हाईली न्यूट्रिशियस फूड होते हैं, है ना, इनको खाने से हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हमको मिलते हैं, ठीक है ना, एंड इजी डाइजेस्टेबल फूड होते हैं। ऐसा भी नहीं कि पच नहीं रहा, मैदा खा लिया खिचड़ा होगा, डाइजेस्ट आराम से हो जाता है, हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। इसके अलावा दे आर रिच सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, जिंक एंड मैग्नीशियम। देखो कितने रिच न्यूट्रिएंट्स है, आयरन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है। इसके अलावा बेटा ये जानवरों के लिए भी बहुत अच्छे खाना होता है, इट इज अ वैल्यूएबल कैटल फॉडर, ठीक है ना। इंडिया जो है बेटा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, बाजरे का, यानी कि सबसे ज्यादा बाजरा कहां होता है, इंडिया में होता है, ठीक है ना। मिलेट्स कहां पर ग्रो करते हैं बेटा, कैसे सॉइल में ग्रो करते हैं, चलो देखते हैं। मिलेट्स आर ग्रोन अंडर कंडीशन वेयर सॉइल इज रादर इनफर्टाइल owing to its rocky और सैंडी कैरेक्टर। यानी वो ये कह रहा है मिलेट्स उगाने के लिए, ज्वार बाजरा रागी उगाने के लिए आपको ज्यादा फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं है। अगर कम फर्टाइल सॉइल होगा तो भी उसमें मिलेट हो सकता है, उसमें हम ये उगा सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबे समय तक चल रहा है। जैसे व्हीट है, अक्टूबर में उगाया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6-7 महीने का, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सब मात्र 3 से 4 महीने का क्रॉप होता है। आपने लगाया 3-4 महीने में फसल तैयार हो जाती है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं बेटा ज्वार की। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रेट मिलेट भी कहते हैं, ठीक है ना। रैंकिंग नेक्स्ट टू राइस, यानी कि भाई राइस के बराबर का होता है, व्हीट एंड राइस के बाद ज्वार का ही नंबर आता है, ठीक है ना। चाहे हम एरिया में बात करें चाहे प्रोडक्शन में बात करें, राइस और व्हीट के बाद ज्वार का नाम आता है, ठीक है ना। कितना प्रोडक्शन करते हैं बेटा, सॉरी कितने एरिया पे करते हैं, 5.3% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, यानी जितना भी हमारे जो लैंड है उसमें 5.3% लैंड पर हम ज्वार की खेती कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों ग्रो करते हैं बेटा, मेनली हम इसे ग्रो करते हैं फॉडर के लिए, यानी कि जानवरों के खाने पीने के लिए ग्रो करते हैं। यह आपको दिख रहा है, दिस इज ज्वार, ठीक है ना। अब इसके क्लाइमेट क्या होता है बेटा, क्लाइमेट की बात करें तो ज्वार क्या है, ज्वार इज बोथ अ राबी क्रॉप एंड अ खरीफ क्रॉप, ठीक है ना। ये ड्राई फार्मिंग में भी अच्छे से ग्रो कर पाता है, एरियाज विदाउट इरिगेशन सपोर्ट। आपको पता है ड्राई फार्मिंग क्या होती है भाई, जहां पर ज्यादा अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं, है ना। तो इस ज्वार को ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, नहीं होती है ना। जहां पर ड्राई फार्मिंग हो रही है, जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है, जहां अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वहां पर भी अच्छे से ग्रो हो जाता है, ठीक है ना। मोस्टली इसको कहां देखने को मिलेगा बेटा, प्लेन्स में देखने को मिलेंगे, बट कभी कभी आपको ये हाइट्स पे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पहाड़ों की हाइट पर 1200 मीटर हाइट पर भी आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, अब जिस टाइम पर हम सीड लगाने जा रहे हैं टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री से लेकर 32 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, एंड कैन नॉट बी ग्रोन एट टेम्परेचर बिलो 16 डिग्री, यानी 16 डिग्री से अगर कम का टेम्परेचर होगा तो ये फसल नहीं उग पाएगी। तो एक्यूरेट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 27 से 32 डिग्री का टेम्परेचर होना जरूरी है। रेनफॉल की बात करें बेटा तो इनको ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ड्राई फार्मिंग में भी ग्रो कर जाते हैं, तो ये एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में भी ग्रो कर सकते हैं, जहां पर रेनफॉल मात्र 45 सेंटीमीटर की हो रही है, ठीक है ना। हाउएवर इट्स कंसंट्रेशन इज मोर इन रीजन्स हैविंग लेस देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। वो ये कह रहा है कि इस तरह की आपको ज्वार की जो फसल है वो ऐसी जगह देखने को मिलेगी जहां पर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, ठीक है ना। ओके, कैन ग्रो ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, अब कई तरह के सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि बेटा अलुवियम में ग्रो कर सकता है, रेड में कर सकता है, ग्रे में कर सकता है, येलो लोम में कर सकता है, इवन सैंडी सॉइल में कर सकता है, ब्लैक केई लोमी सॉइल में कर सकता है ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट आइडियल फॉर ज्वार कल्टीवेशन। तो एक सॉइल नहीं कई सॉइल्स में ये ग्रो कर सकता है, क्या, ज्वार, ठीक है ना। ओके, क्या मेथड होता है बेटा इसका, सीड्स आर मोस्टली सोन यूजिंग द ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड का मतलब क्या हुआ, हाथ में सीड ली और ऐसे पूरे खेतों में फैला रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करना। तो कैसे सो करते हैं बेटा, ब्रॉडकास्टिंग मेथड पे सो करते हैं, और 4 से 5 या 3 से 4 महीने में ये फसल जो है वो मैच्योर हो जाती है, राइप हो जाती है, और उसको काट दिया जाता है, ठीक है ना। अभी आपको ज्वार की जो कल्टीवेशन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो बेटा आपको ये मिलेगी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में एंड तेलंगाना में, ठीक है ना।
80% स्टेट्स, इन दी स्टेट्स, इन स्टेट्स में 80% आपको ज्वार की ही कल्टीवेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा तमिलनाडु में, यूपी में, गुजरात में एंड राजस्थान में देखने को मिलेगा। ओके, अब ये क्या दिख रहा है, ये है बेटा आपका बाजरा, है ना। आप बोलोगे मैम ये तो कॉर्न है, ये कॉर्न नहीं है, दिस इज बाजरा। देखो मैं अभी आपका डिटेल बताऊंगी। ये है बेटा बाजरा, इसको बोलते हैं बुलरुश मिलेट। क्या बोलते हैं, बुलरुश मिलेट। ज्वार को क्या बोलते हैं, ग्रेट मिलेट। इसको क्या बोलते हैं, बुलरुश मिलेट कहते हैं, ठीक है ना। इसको बेटा हम सैपल फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, नॉर्थ वेस्ट में, राजस्थान में, गुजरात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइमेट कैसे चाहिए बेटा इसका, ये शॉर्ट सीजन होता है, खरीफ क्रॉप है ना। इसको कैसे ग्रो करते हैं, ग्रोन ईदर एज अ प्योर और मिक्स क्रॉप विद कॉटन, ज्वार और रागी। यानी बाजरा को या तो पूरे खेत में अकेले उगाते हैं या फिर इसको किसी दूसरे क्रॉप के साथ मिक्स करके भी उगा सकते हैं। तो वो दूसरा क्रॉप कौन सा है, या तो कॉटन के साथ उगा सकते हैं, या तो ज्वार के साथ उगा सकते हैं, या तो रागी के साथ उगा सकते हैं, ठीक है ना। रेन फेड क्रॉप है ये, सेल्डम इरिगेशन, यानी कि इसको भी ज्यादा इरिगेशन, ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा, बिटवीन 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का टेम्परेचर होना जरूरी है। रेनफॉल बेटा लेस देन 50 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये आपको कहां मिलेंगे, ऐसे एरियाज में मिलेंगे जहां पर 100 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है, ठीक है ना। लाइट मानसून शावर्स फॉलोड बाय ब्राइट सनलाइट, हल्की फुल्की बारिश के बाद जब अच्छी खासी खिली धूप निकलती है, ये सबसे सूटेबल वेदर कंडीशन होता है फॉर द अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। यानी कि जब हल्की फुल्की बारिश हुई, उसके बाद अच्छी खिलखिलाती, एकदम खिलखिलाती धूप निकलती है ना, उस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है बाजरा को ग्रो करने के लिए। सॉइल कैसे चाहिए बेटा इसको, कैन बी ग्रोन ऑन वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स, कई सारे सॉइल्स पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट किस पे ग्रो करता है, ब्लैक कॉटन सॉइल पर सबसे अच्छा ग्रो करता है, सैंडी लोमी सॉइल पर सबसे अच्छा ग्रो करता है, जिसमें ड्रेनेज प्रॉपर होगा, यानी पानी उसमें स्टोर नहीं होता मिट्टी में, पानी जो है इरिगेट करते करते बह जाता है, ठीक है ना। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा तो आपको पता है ये शॉर्ट सीजन खरीफ क्रॉप है, नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, कहीं कहीं आपको साउथ इंडिया में भी मिलेगा, है ना। कब ग्रो करते हैं बेटा, इट इज ग्रोन इन समर विद इरिगेशन, गर्मियों में इसको बोया जाता है। कौन कौन सी मेन स्टेट्स हैं जहां पर आपको ये बाजरा की फसल मिलेगी, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड हरियाणा, ठीक है ना। तो ये 5 आपकी स्टेट पे। ओके, फिर आता है कौन सा टॉप है, दिस इज रागी। ज्वार पड़ा, बाजरा पड़ा, नाउ रागी, रागी की बात करते हैं। ओके, तो रागी की बात करेंगे, चलो आ जाओ। तो रागी को बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बकव्हीट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बकव्हीट। अब देखो, ज्वार को बोलते हैं ग्रेट मिलेट, देन वी हैव बाजरा को क्या बोलते हैं, बुलरुश, एंड दिस इज बकव्हीट, ठीक है ना। सबके अलग अलग नाम है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा, सिंपल सी बात है, 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। इसको भी कम रेनफॉल चाहिए, यानी कि ये ऐसे एरिया में ग्रो कर सकता है जहां पर मात्र 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश हो रही होगी, ठीक है ना। सॉइल कैसे चाहिए बेटा इसको, क्योंकि देखो क्या है, ये ड्राई फार्मिंग में भी ग्रो कर सकता है। ड्राई फार्मिंग का मतलब जहां पर ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर ज्यादा एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कहां पर अच्छा ग्रो करता है बेटा, रेड सॉइल में करता है, लाइट ब्लैक सॉइल में करता है, सैंडी लोमी सॉइल में करता है, जो कि आपको कर्नाटक में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, अलूवियल सॉइल में करता है, जो कि आपको उत्तराखंड, झारखंड और गुजरात में मिलेगा, ठीक है ना। देखो फैक्चुअल चीजें इसमें, यू हैव टू ऑल लर्न दिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। रिवीजन कर रहे हैं हम, याद रखना। अब देखो इसका मेथड क्या होता है कल्टीवेशन का, तो बेटा आपको पता है ये खरीफ क्रॉप है। कब इसको हम सो करते हैं, सो करने का मतलब कब बीज लगाते हैं, तो मई से लेकर अगस्त तक हम इसको बीज लगाते हैं, और हार्वेस्ट कब होता है, ये सितंबर से लेकर जनवरी के बीच में इसको हम फसल तैयार हो जाती है। साउथ इंडिया की बात करें बेटा तो वहां पर कभी कभी ये साल भर फसल लगी रहती है इसकी, ठीक है ना। इरिगेशन की मदद से वहां पर साल भर फसल लगी रहती है। सीड कैसे सो करते हैं बेटा, ब्रॉडकास्ट मेथड से इसको सो करते हैं, या विद द हेल्प ऑफ ड्रिल्स। मैंने आपको बताया, इवन ट्रांसप्लांटेड ऑन वेल प्रिपेयर्ड फ्रेबल बेड्स, क्रॉप मैच्योरिटी 3 to 5 months। ओके, तो कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट मेथड से इसको सो करते हैं या ड्रिलिंग मेथड से इसको सो करते हैं। सो करने के बाद 3 से 5 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है। 3 to 5 months का टाइम होता है मैच्योरिटी का। ओके, चलो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा तो भाई कितना है, 1.3% जितना भी टोटल एरिया है जो जिसपे हम खेती करते हैं, 1.3% पर हम रागी की फसल कर रहे हैं, एंड 5% बेटा हम सीरियल्स की फसल कर रहे हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन है, कर्नाटक है नंबर 1 पर, उसके बाद तमिलनाडु, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर राजस्थान एंड फिर गुजरात। तो एनी 5 इफ यू लर्न इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, पल्सेस, अब देखो पल्सेस क्या होती हैं, दालें होती हैं। सब कोई घर में दाल खाता है। मम्मी कौन सी दाल अक्सर बनाती है, कौन तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा कौन सी दाल बनती है मुझे बताना। मेरे घर में सबसे ज्यादा दाल बनती है, दैट इज तुअर की दाल।
ठीक है ना। तुअर की दाल हमारे यहाँ बहुत बनती है, तुअर इज अरहर की दाल, क्योंकि हमारे यहाँ में लल्ला को, हमारे घर में जो है एक लल्ला है हमारे यहाँ, उनको तुअर की दाल बहुत पसंद है, तो इसलिए तुअर की दाल बहुत बनती है, क्योंकि हमारी मम्मी कहती है लल्ला को तुअर की दाल बहुत पसंद है, ठीक है ना। ओके, तो भाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट ऑफ इंडियंस। भाई बिना दाल के तो खाना ही नहीं पूरा होता, शाम को भले दिन में दाल बने ना बने, शाम में तो दाल चाहिए ही चाहिए होती है ना, जो रिच स्टार्ची वेजिटेरियन डाइट होती है, ठीक है ना। प्रोवाइड्स वेजिटेबल प्रोटीन, प्रोटीन बहुत मिलता है दालों में, इसलिए कभी कभी जब हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो डॉक्टर बोलता है दाल कम खाओ, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। बीइंग लेगुमिनस, लेगुमिनस का मतलब लेग्यूम फैमिली प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीस, क्रॉप्स पल्सेस फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड इंक्रीजेस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि बेटा ये एक लेगुमिनस क्रॉप है। लेगुमिनस क्रॉप का मतलब क्या हुआ कि बेटा इट इज अ प्लांट ऑफ बीन्स एंड पीस, है ना, पल्स है ये, तो इसलिए बेटा इसमें क्या होता है, जो प्लांट इसमें हम ग्रो करते हैं उसमें नेचुरल अपने आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से फर्टाइल सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल ऑटोमेटिक बना रहता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप कह सकते हो, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है। इसलिए पल्स जो है दे आर यूजुअली रोटेटेड विद अदर क्रॉप्स टू मेंटेन और रिस्टोर दी सॉइल फर्टिलिटी। इसीलिए पल्स को जो है किसी दूसरे क्रॉप के साथ रोटेट करते रहते हैं कि पहले ये उगाया, फिर ये उगाया, फिर क्रॉप ए, फिर क्रॉप बी, सो दैट लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है ना। कौन कौन से पल्सेस होते हैं, जैसे ग्राम हो गया, है ना, देन अरहर और तुअर दाल, ये है आपकी अरहर तुअर दाल, जिसको हम पिजन पी या फिर रेड ग्राम भी बोलते हैं। फिर आती है आपकी उड़द की दाल, ये है आपकी उड़द की दाल, इसकी मम्मी कभी कभी दही बड़ाई बनाती है ना। ये उड़द की दाल आपकी व्हाइट भी होती है, और ये उड़द की दाल आई थिंक आपकी ब्लैक भी होती है ना, जिसके आपके दाल मखनी बनती है। फिर आती है मूंग की दाल, जब पेट खराब होता है तब हम लोग मूंग की दाल की खिचड़ी खाते हैं, है ना। तो मूंग की दाल होती है, एक व्हाइट कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर वालों के मुंगौड़े बनते हैं, व्हाइट कलर वाले खिचड़ी में यूज होती है। फिर आती है बेटा मसूर की दाल, इसको लेंटन बोलते हैं। ये मसूर की दाल दो तरह की होती है, एक काली मसूर, एक लाल मसूर होती है ना। भाई एक मम्मी काली दाल बनाती है, एक कभी कभी येलो येलो कलर की बन जाती है। फिर आती है आपकी कुल्टी, इसको बोलते हैं हॉर्स ग्राम। फिर आता है मटर, इसको बोलते हैं पीस। फिर आता है बेटा केसरी और लक और मोट और मटकी। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ पल्सेस जो हम लोग के सबके घरों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। ग्रो करने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए बेटा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल बेटा 50 से 75 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ज्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सॉइल कैसा होना चाहिए बेटा, ड्राई लाइट सॉइल चाहिए इज आइडियल। लाइट लोमी अलूवियल जो आपको ग्रेट प्लेन से मिलेगा, ब्लैक सॉइल जो आपको एमपी मिलेगा एंड महाराष्ट्र और में जो रेड सॉइल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ड्राई मतलब लाइट लोमी सॉइल में भी ग्रो कर रहा है, अलूवियल सॉइल में भी ग्रो कर रहा है, ब्लैक में भी ग्रो कर रहा है और रेड में भी ग्रो कर रहा है। ओके, लास्ट पॉइंट आता है कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। तो बेटा मैं बता दूं, इंडिया जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी हम करते हैं और सबसे ज्यादा खाते भी हमें, ठीक है ना। अकाउंट फॉर अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। जितना भी दुनिया में पल्स हो रहा है, जितना भी पल्सेस हो रहे हैं, 1/5 तो हमारे इंडिया में ही हो रहा है, ठीक है ना। कितना कवर करते हैं बेटा, 11% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया। जितना भी इंडिया में क्रॉपिंग हो रही है, जितने एरिया पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 11% पे दालें उगाई जा रही हैं, ठीक है ना। कहां पर इसको मोस्टली उगाते हैं, रेन फेड कंडीशंस में। रेन फेड कंडीशंस मतलब जहां पर ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं हो, जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं एरियाज में यहां पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। टॉप 5 प्रोड्यूसिंग कौन कौन सी है भाई, पहले एमपी है, फिर महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ये टॉप 5 प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ योर पल्स, ठीक है ना। ओके, सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर आपका यहीं पर पूरा हो जाता है, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा फूड क्रॉप एक बार में पढ़ा दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसमें हम पूरा का पूरा कैश क्रॉप एक बार में ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कि भाई कौन सा क्रॉप होता है वो, क्या उसका टेम्परेचर होना चाहिए, क्या रेनफॉल, कहाँ मिलता है, कौन सा सॉइल और क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। यही 5 चीजें आपको पढ़नी है, दैट इज ओनली इन दीज चैप्टर्स। हाँ, ये जरूर है कि भाई क्योंकि ये बिल्कुल सारी फैक्चुअल चीजें हैं, कोई कुछ भी इसमें कंसेप्चुअल नहीं है। लाइक क्लाइमेट सारी चीजें कंसेप्चुअल थे, तो मैंने आपको कंसेप्चुअल चीजें पढ़ाई। ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं और आपको इसको रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। हाँ, व्हाट यू कैन डू इज आप ऐसे फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, ऐसे कॉलम्स बना सकते हो। भाई लिखा आपने व्हीट, फिर एक कॉलम बनाया क्या रेनफॉल,
क्या टेम्परेचर, क्या लोकेशन, क्या सॉइल, क्या डिस्ट्रीब्यूशन। तो सारी चीजें आपकी एक तरफ पे कंपाइल होकर आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे मैंने बताया है, एक बार करके देखना, आई होप इट विल बी वेरी मच बेनिफिट फॉर यू। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में, और इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अगले चैप्टर की बारी आएगी तो उसको भी हम बहुत अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर, अगले चैप्टर में, अगले सेशन में। दैट्स ऑल डे फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।